ठीक है, आई थिंक we can start and other people can join if they want to. पिछले वाला चैप्टर तो खत्म हो गया था, कुछ पूछना है क्या उसमें? नहीं। ठीक है, तो इस यूनिट में मतलब चैप्टर 1 का सेकंड यूनिट है ये, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड द रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ब्लैक स्क्रीन है, मेरा वीडियो दिख रहा है क्या? एम आई विजिबल? yes sir. हाँ भी। ठीक है, इकोनॉमी में क्या क्या दिक्कत होती है और हाउ डज दिस प्राइस मैकेनिज्म वर्क, तो देखते हैं। ये चैप्टर का नाम हो गया, क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम है। तो पहले चैप्टर 1 सॉरी यूनिट 1 में क्या देखा था हमने कि एक तो लिमिटेड रिसोर्स होता है, उस रिसोर्स का वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड जिसकी वजह से फिर फाइनली वी लीड टू दिस लीड्स टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, है ना। एक तो रिसोर्स कम है, ऊपर से जितने हैं उनका और बहुत सारा यूजेस भी है। तो resources they are limited and these resources they have alternative uses. For example, अगर कोल के बारे में सोचो, it can be used as a fuel for the production of industrial goods, it can be used for producing electricity, for domestic cooking purposes and for many other purposes, right? तो एक कोल होता है, उसका बहुत सारा यूजेस हो सकता है। सिमिलरली फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। हम लोग की जो सैलरी होती है या फिर लेट्स से होम हाउस होल्ड इनकम होती है, तो उसका बहुत सारा यूज होता है, इसलिए वो हमेशा कम पड़ जाता है कंपेयर टू द वांट्स दैट वी हैव। तो ये सीखा था पिछले चैप्टर में दैट वी हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस एंड इनका सबका ऑल्टरनेटिव यूज भी होता है। तो यहाँ और क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इफ द रिसोर्सेज वेर अनलिमिटेड देयर वुड बी नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। अगर अनलिमिटेड पैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर अनलिमिटेड सब कुछ है दुनिया में तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हर एक रिसोर्स का एक ही काम था, अगर ऐसा होता कि एक रिसोर्स का एक ही काम है तो भी देयर इज नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप ऐसा सोचो कि अगर पता ही है कि पैसा से सिर्फ एक ही चीज खरीदा जा सकता है तो दिक्कत है ही नहीं, आपके पास जितना पैसा होगा आप उससे उतना खरीद लोगे, बात ही खत्म हो गया। कोयला का अगर एक ही यूज है तो वो उसी यूज में जाएगा ना, दिक्कत क्या है फिर? देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि चूज करना पड़ता है कि कहाँ कितना यूज करें, और हम इसलिए सारी दिक्कतें आती है। फिर तो अब कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम, तो यहाँ पे बोले एवरी इकोनॉमिक सिस्टम बीट कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और मिक्स्ड, तो ये तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है, इस चैप्टर में आगे देखेंगे। उसमें देर आर ऑलवेज दीज प्रॉब्लम्स विच वी कॉल सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी हर इकोनॉमी में ये दिक्कतें होंगी। व्हाट आर दीज दिक्कतें? व्हाट आर द फोर प्रॉब्लम्स which we call the central economic problem? What to produce, how to produce, for whom to produce, and what provisions are to be made for economic growth. चार चीज, क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए करे, और फर्दर फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज हम लोग बचा के रखें। प्रोविजंस मतलब बचाना ना, अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। तो प्रोविजन मतलब कोई चीज का पैसा फ्यूचर में होने वाला है उसका अभी से ही पैसा हटा के रखो, वैसा। तो ये चार मेन क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू में क्या आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी। तो मान लो फॉर हुम टू वाई टू प्रोड्यूस बोल दिया, तो वो आपको चूज करना होगा कि दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये जस्ट एन एग्जांपल है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द फोर बेसिक क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी सॉल्व्ड बाय एनी इकोनॉमिक सिस्टम। ये यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिया हुआ है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या लिख रखा है देखते हैं। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एवरी सोसाइटी हैज टू डिसाइड कि क्या प्रोड्यूस करें, और
क्या प्रोड्यूस करे एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये भी एक क्वेश्चन है. हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. तो द फर्स्ट क्वेश्चन शुड ऑल्सो, यू शुड हैव दिस इन माइंड. व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ एक हल्का सा पार्ट और जुड़ता है कि एक तो क्या प्रोड्यूस करे और कितना करे. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ लिख रखा है देखो, not only the society has to decide about what goods are to be produced, it also has to decide in what quantities each of these goods should be produced. In a nutshell, a society must decide how much wheat, how many hospitals, how many schools, how many machines, कितना क्या क्या चीज प्रोड्यूस करना है. ये एक पहला दिक्कत है इकोनॉमी के लिए. दूसरा दिक्कत, ब्रेक हो रहा है, एक सेकंड देना, मे बी वाईफाई की वजह से हो रहा होगा. गेट खोल देने से ठीक हो जाएगा, एक सेकंड. क्या नहीं सुनाई दिया था? लेट मी रिपीट. तो पहला क्वेश्चन जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके अंदर एक छोटा पार्ट और आता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करे. तो हर इकोनॉमी को ये क्वेश्चन फेस करना पड़ता है, कितना वीट प्रोड्यूस करे, कितना हॉस्पिटल, मतलब सारे चीज के लिए ये है कि एक तो क्या क्या प्रोड्यूस करे और कितना करे. ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया. दूसरा इज हाउ टू प्रोड्यूस. अब मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि ये चीज प्रोड्यूस करेंगे, फिर भी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिकॉज कितना लेबर यूज करेंगे, कितना कैपिटल यूज करेंगे, दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट टू बी नोटेड. तो वेदर यू शुड प्रोड्यूस यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, यानी जिसमें लेबर ज्यादा हो. मान लो ईटे की फैक्ट्री है, तो ईटे वाली फैक्ट्री में मशीन ज्यादा यूज नहीं होती है, तो इंसान मीनिंग लेबर ज्यादा यूज होता है ना. वैसे कोई अगर स्टील फैक्ट्री है तो वहां पे लेबर की जगह ज्यादा यूज क्या होगा, machines, so it's called capital intensive. So that is a question to be solved, what to, how to produce, कैसे प्रोड्यूस करें, should we use more labor, should we use more capital, should we use more machines, ये सब चीज. अब वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, राइट. कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है. जैसे इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया में यू हैव मोर ऑफ लेबर, राइट. इंडिया में लेबर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लेबर इज चीपर ऑल्सो, इसलिए बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे सेटअप करके काम करवाती है लोगों से. वैसे ही अगर आप फॉरेन में देखोगे, लेट्स से यूएस की बात करें, तो यूएस में कैपिटल इज अबंडेंट, कैपिटल इज अबंडेंट. वहां लोग ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं. आ रहा है समझिए क्या मतलब होता है कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव का, यहाँ पे जो है कैपिटल क्लियर है. इंटेंसिव मतलब मशीनरी, हाँ, ये मतलब सब. इट्स मोर अबाउट मशीनरी, यस. लेबर इंटेंसिव सब लेबर्स के. हाँ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ इतना ही सिंपल है वो. अब वो डिपेंड इस पे करेगा कितना अवेलेबिलिटी है. तो अलग अलग इकोनॉमीज के पास अलग अलग स्टॉक ऑफ कैपिटल और स्टॉक ऑफ लेबर हो सकता है. इंडिया जैसे कंट्री के पास ज्यादा लेबर है, वही मैं बोल रहा था, और यूएस जैसे इकोनॉमी के पास ज्यादा कैपिटल का स्टॉक है. तो वहां पे यूएस में आप देखोगे सेम चीज ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव तरीके से चल रहा है, और यहाँ पे लेबर इंटेंसिव तरीके से चल रहा है. एक एग्जांपल है, जैसे मिल्क मिल्क इंडस्ट्री जो होती है, मैंने जस्ट ऐसे ही कहीं पे वीडियो देखा था ऑनलाइन कि वहां पे ऐसे काउस को केजेस में बंद करके फिर वहां पे जो मिल्क मतलब दूध निकालने का जो तरीका होता है वो मशीन्स के थ्रू होता है. मतलब कुछ पाइप्स एंड ऑल उसके थ्रू, काफी मतलब मशीनरीज के थ्रू वहां पे दूध प्रोड्यूस हो रहा है, या मतलब दूध निकाला जा रहा है, लेट्स से. ठीक है, और इंडिया में इट्स द सेम इंडस्ट्री मिल्क वाला,
यू विल सी दैट इट्स नॉट कैपिटल इंटेंसिव, इट्स लेबर इंटेंसिव। यानी बहुत सारे लोग हैं जो खुद अपने घरों में गाय पालते हैं, फिर जो दूध उनको मिलता है वहां से वो दूध ले जाके कहीं लेट से अमूल की फैक्ट्री में दे रहे हैं, वैसा। तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक हो गया। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां यूएस जैसी जगह में अवेलेबिलिटी ही नहीं है। सो द मेन पॉइंट हियर इज डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस। अगर अवेलेबल है भी तो भी हमें सस्ता देखना होगा ना कि कितने सस्ते में क्या चीज हो रहा है। ऐसा नहीं कि यूएस में लोग ही नहीं है, बट अगर उनको आप रखोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, रादर उन लोग मशीन क्रिएट कर देंगे, वैसा है, ठीक है। तो दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अ सोसाइटी कैनॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ ऑल द पीपल। सबका सब कुछ नहीं कर सकते, तो किसके लिए प्रोड्यूस करें? देयरफॉर इट हैज टू डिसाइड ऑन हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द टोटल आउटपुट। यानी जो टोटल प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से किसको कितना मिलना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा? तो बेसिकली इसका सोल्यूशन यही है, अलग अलग इकोनॉमीज में अलग अलग तरीके से होता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ। एक टाइप ऑफ इकोनॉमी होता है कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट में इट वर्क्स लाइक, इसमें ना गवर्नमेंट कुछ नहीं करता, मतलब गवर्नमेंट ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ नहीं, किसी को कोई हेल्प नहीं करेगा। सबको अपना प्रोडक्शन खुद करना है, सबको कंजम्पशन अपने हिसाब से जितना वो कमा रहा है उस हिसाब से कंज्यूम करो। यानी पूरा खुल्लम खुल्ला छोड़ रखा है वैसा। तो दैट इज व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो उसमें अब किस फॉर हुम टू प्रोड्यूस का आंसर क्या होगा? जिसके पास पैसा है उसके लिए प्रोड्यूस। दोज हु आर विलिंग टू पे, दोज हु हैव द एबिलिटी टू पे, उनके लिए प्रोड्यूस होगा कैपिटलिज्म में, ठीक है। आगे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। बस अभी के लिए ये दिमाग में रखो कि एक इकोनॉमी को प्रोड्यूस करने के बाद ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि किसको कितना मिलना चाहिए, है ना। ऐसे प्रोड्यूस करके रख तो नहीं सकते। जैसे अब खेती हो रही है, चावल, खेती में चावल निकल गया, ठीक है। उसके बाद वो चावल जो प्रोड्यूस हुआ है वो लोगों के घरों तक आएगा, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो वो पूरा प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होता है कि चावल की एक प्राइस होती है, फिर जो लोग उसको प्राइस दे पाएंगे वो अपने घर ले आएंगे उसको, वैसा। लास्ट क्वेश्चन जो था, जो कि व्हाट शुड बी द प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्यूचर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ करना है हमें, उसके लिए क्या पैसा बचा के रखें, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन। कितना बचाएं, कितना अभी कम कंज्यूम करें हमारे इनकम में से, ताकि फ्यूचर में हम लोग उसको यूज कर पाए, ऐसा। अच्छा पहले ये चीज बताओ कि अब वॉइस एकदम ब्रेक नहीं हो रही ना? पहले से बेटर है भैया। अभी भी हो रही है मतलब ब्रेक थोड़ा? हल्का हल्का, मतलब कुछ कुछ जगह पे, मतलब बहुत माइनर से। अच्छा ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट ठीक है। हाँ, तो सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है हाउ मच सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज हाउ मच सेक्रीफाइस ऑफ द करंट कंजम्पशन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस। ये तो सब लोग करते हैं ना। पूरा इकोनॉमी में आप देखो कि हर इंसान ये सोचता ही है कि फ्यूचर में उसके काम आए, इसलिए आज वो कम खर्च करेगा। यानी दे विल बी सेक्रीफाइसिंग सम पार्ट ऑफ देयर करंट कंजम्पशन। ये जो सेक्रीफाइस की बात हो रही है यहाँ पे, जिसको हम लोग सेविंग बोलते हैं। सेविंग क्या है कि आज हमको कोई चीज खरीदने का मन कर रहा है, बट हम अभी नहीं खरीद रहे क्योंकि हमको फ्यूचर में प्रोग्रेस चाहिए अपना। तो आई एम लुकिंग फॉर सम ग्रोथ, इसके लिए। लेट्स से किसी कोई फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, तो वो उसके पेरेंट्स अभी से सेव करेंगे ताकि फ्यूचर में उसके एजुकेशन के लिए पैसा बचे और अच्छा एजुकेशन मिले। तो दैट इज ऑल अबाउट ग्रोथ। तो यू हैव टू मेक प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट इकोनॉमी एज अ होल हैज टू सॉल्व। ये चार क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम में आ जाते हैं। तब से ये जो बात कर रहे हैं व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये जो यहाँ पे भी इन्होंने बोला था कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है ये हर एक इकोनॉमिक सिस्टम में, यहाँ पे ये देखो, फॉर एवरी इकोनॉमिक सिस्टम, ये वाला। तो व्हाट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये पूरा डेफिनेशन यहाँ दे रखा है इन्होंने। एन इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स दैट वी हैव फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में ओवरऑल जो भी अरेंजमेंट है, किस तरीके का अरेंजमेंट है, कैसा गवर्नमेंट है, किसके पास कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कैसा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ओवरऑल पूरा इकोनॉमी को जो हम लोग दिखते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, वो सब मिला के तब हमको वो पता चलता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। देयर कैन बी थ्री डिफरेंट टाइप्स। तो द थ्री ब्रॉड टाइप्स
आर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट या मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो एकदम रफली बोले अगर, तो कैपिटलिस्ट हो गया जिसमें नो गवर्नमेंट, सोशलिस्ट मतलब पूरा फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऐसा, और मिक्स्ड मतलब समझ ही गया, मिक्स्ड तो बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड कि मिक्स्ड का मतलब मिक्स्ड है। तो इकोनॉमिक सिस्टम अलग अलग हो सकता है, तीन तरीके का। समझते हैं एक एक। कैपिटलिज्म क्या है सबसे पहला, व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म तो एक थॉट है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये होता है जहां पे in which all the means of production they are owned and controlled by private individuals for profit। जैसा इंडिया है, इंडिया में मोस्टली, इंडिया तो वैसे मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, लेकिन काफी ज्यादा कैपिटलिज्म आपको आसपास देखने को मिलेगा। तो ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जनरली फैक्ट्रीज एंड कोई भी चीज है तो वो प्राइवेटली ओन्ड ही रहता है ना, दे आर प्राइवेटली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड मोस्टली, बट देर आर स्टिल प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे। तो एक ऐसा जगह इमेजिन करो जहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट का लिमिटेड एकदम बहुत ज्यादा कम काम है, तो वो हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसे यूएस, यूएस का एग्जांपल देते हैं, यूएस यूके यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, यूएस यूके हांगकांग साउथ कोरिया एक्सेट्रा। तो उसमें क्या होता है, सब कुछ मोस्टली प्राइवेट लोग ही कंट्रोल करते हैं, हर चीज का प्रोडक्शन, सब प्रोडक्शन जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका मालिक भी प्राइवेट लोग ही है। जैसे यहाँ पे तो बहुत सारी चीजों का मालिक गवर्नमेंट है आज भी, है ना। वहां पे कोई भी चीज का मालिक ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि कहीं भी गवर्नमेंट का कोई स्टेक है। सब कुछ प्राइवेट लोग खुद करेगा, और सिर्फ एक चीज दिमाग में उनके, विच इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स फॉर देम। सो इफ यू सी हियर, प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, एक तो सारा सामान का मालिक वो लोग है, सब डिसीजन खुद लेगा, सारा कंट्रोल उनके पास है, और यूज उन लोग एक ही चीज दिमाग में रख के करेगा कि कितना प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है हमें। तो दैट इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स। गवर्नमेंट हैज अ वेरी लिमिटेड रोल। गवर्नमेंट का रोल इस टाइप का होगा, लेट्स से हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना, ये हो सकता है गवर्नमेंट करे, या फिर स्ट्रीट में लाइट्स लगाना है, दैट कैन बी बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट्स अ पब्लिक गुड। स्ट्रीट में कोई लाइट नहीं लगाएगा ना, वरना मान लो अगर सब लोग अपना अपना सोच रहे हैं, तो घर के बाहर का जो रास्ता है वो तो सबका है। अब मैं अगर लाइट लगाऊंगा, मैं ही सोचूंगा कि मेरा प्रॉफिट तो कम हो जाएगा क्योंकि मैं लाइट लगा रहा हूँ, बाकी और कोई पैसा नहीं दे रहा उस चीज का, है ना। तो इसलिए वहां पे गवर्नमेंट को आना पड़ता है। लेकिन प्योर, अगर एकदम प्योर कैपिटलिज्म जो बोलते हैं, उसमें तो बिल्कुल गवर्नमेंट होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ लिख रखा है, however many of them are not pure form of capitalism, mostly it's capitalist but not pure capitalist। ठीक है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक समझ आया कि कैपिटलिज्म क्या होता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे शुड बी ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सारा कंट्रोल उनके पास ही रहेगा। मोटिव एक ही है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, एंड लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट्स हाउ यू गेट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं भैया। ठीक है, कैपिटलिस्ट तो समझ आ जाएगा। देखते हैं क्या है यहाँ। नेचर ने क्या बताया, एन इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट और अ फ्री मार्केट इकोनॉमी और अ लेजर फेयर इकोनॉमी। ये नाम है, तीनों एक ही मतलब है। अगर एग्जाम में कभी कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू में अलग अलग चीज यूज करें, तो अगर आपको कोई बोले फ्री मार्केट इकोनॉमी, या बोले लेजर फेयर, ये वाला जो है ना, ये लेजर फेयर बोलते हैं इसको, ये यूज कर सकते हैं हम लोग जस्ट टू कंफ्यूज। ठीक है, या फिर फाइंड द ऑड वन आउट, ऐसा कुछ। तो ध्यान रखना ये टर्म्स। ठीक है, तो ये तीनों का मतलब यही है कि देयर इज फ्री मार्केट, सब कुछ अपने आप से चल रहा है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सारा कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है इस पूरे कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क में, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी एक्सेट्रा कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप, जो कि हम लोग देखते ही हैं आसपास होता ही है ना, प्राइवेटली ओन्ड फैक्ट्रीज, मशीन, सब कुछ। एंड दे आर फ्री टू यूज देम इन एनी मैनर विच दे लाइक, जैसे मन करता है वैसे यूज करो।
The government may, however, put some restrictions on the for the benefit of the society in general. जैसे हल्का फुल्का रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि आप वेस्ट डिस्पोजल थोड़ा ढंग से करिए आप अपना फैक्ट्री का, भले ही आप फैक्ट्री में जो बना रहे हैं ठीक है, लेकिन फैक्ट्री का कचरा ऐसे इधर उधर नहीं फेंकिए, क्योंकि अगर इस चीज पे कंट्रोल नहीं लगाएंगे तब तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हर फैक्ट्री वाला अपने जस्ट फैक्ट्री के बाहर ले जाके वेस्ट फेंक देगा, है ना, क्योंकि उसका क्या जा रहा है अल्टीमेटली, उसका तो पैसा बचेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है। देन देयर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, इसका मतलब है यू आर फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो करना है करो पैसा कमाने के लिए, कोई चीज पे रोक टोक नहीं है। A producer is free to set up any type of firm and produce goods and services of his choice. That means it's a freedom of enterprise. फिर there is freedom of economic choice. जो choice क्या खाना है, कहाँ काम करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, सब कुछ आपकी मर्जी है, वैसा सब कुछ खुला है, ठीक है। मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट, ये पॉइंट तो ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया हमने। प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड इट डायरेक्ट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी काम कोई भी इंसान कर रहा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, उसके दिमाग में बस एक ही चीज है कि प्रॉफिट चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग विच डायरेक्ट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी काम हो रहा है सब में एक ही बात है, प्रॉफिट। कंज्यूमर सोवरेनिटी, तो इसका मतलब है कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर जो डिमांड करेगा वही प्रोड्यूस होगा। ये कैसे वर्क करता है, क्या लिखा है, कंज्यूमर इज सपोज टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। कंज्यूमर सोवरेनिटी मींस दैट बायर्स अल्टीमेटली दे डिटरमाइन व्हिच गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड इन and in what quantities. Based on the purchase they make, consumers decide how the economy's limited resources they are allocated. ठीक है, ये चीज अगर समझना है तो ऐसा सोचो, कैसा एग्जांपल ले, कोई ऐसा चीज बोलो ना जो आज मार्केट में बनता ही नहीं है, कोई चीज बहुत पुराना हो। लेट्स से कीपैड फोन्स, कीपैड मोबाइल फोन्स, ठीक है। अगर आप सोचोगे इसको 2005 के अराउंड, ठीक है, आप 5 के अराउंड, 2005 या 10, 2005-10 के बीच में, उस टाइम कीपैड मोबाइल फोन्स काफी बिकते थे, यानी कंज्यूमर्स काफी उसको डिमांड करते थे। अब कंज्यूमर जब डिमांड करता था तो लोग प्रोड्यूस भी करते थे, जितना वो डिमांड करेगा उतना ज्यादा उस चीज का प्राइस बढ़ेगा, है ना। ये चीज तो पता है, जो मार्केट में जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उस चीज का प्राइस बढ़ता है। प्राइस बढ़ने का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर्स लोग के पास इंसेंटिव है टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है। जिस चीज का प्राइस ज्यादा दे रहा है इंसान, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो प्रॉफिट ज्यादा है यानी इंसेंटिव है लोगों के पास उस चीज को प्रोड्यूस करने का। अब इसलिए बोल रहे हैं कि कंज्यूमर इज द किंग, वो जो मांगेगा वही चीज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लोग जब स्मार्टफोन डिमांड करने लगे तो स्मार्टफोन बनने लग गया पूरा इकोनॉमी में। मोस्टली आज स्मार्टफोन ही बिकता है, वही बनता है। अब उसमें भी लोग को अब कैमरा बेटर चाहिए तो कैमरा आए नए, मतलब आए दिन नया नया निकालते हैं। तो यानी कंज्यूमर को जो चाहिए वही है, मतलब कंज्यूमर ही राजा है, वही चीज बोला है यहाँ पे। कैपिटलिज्म में कंज्यूमर ही चलाता है जो चलाना है पूरा इकोनॉमी, क्योंकि वो जो खरीदेगा, ये देखो लास्ट लाइन जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, बेस्ड ऑन द परचेजेस दैट दे मेक कंज्यूमर्स डिसाइड हाउ द इकोनॉमीज लिमिटेड रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं प्रोड्यूस करूंगा उससे ही ये पता चलेगा कि कैसे हमारा लिमिटेड रिसोर्स एलोकेट हो रहा है, क्योंकि मैं जो कंज्यूम करने वाला हूँ उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन होगा। यानी प्रोडक्शन अल्टीमेटली क्या डिसाइड करते हैं कि कैसे रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं, हाउ द इकोनॉमीज लिमिटेड रिसोर्सेज दे आर एलोकेटेड, ये डिसाइड होता है ना। तो कंज्यूमर ही राजा है कैपिटलिज्म में, और कोई मतलब नहीं है किसी को। फिर कंपटीशन इज द most important feature of capitalist economy. Competition brings out the best among buyers and sellers and results in efficient use of resources. इसका मतलब ये है कि क्योंकि मार्केट में सब कोई को छूट है कि जो करना है करो, यानी सब में ये कंपटीशन होगा। अब जैसे अगर पता चल गया कि एक कपड़े के बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है
मुझे अगर पता चल जाता है कि आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो और कपड़े का बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा है, तो मुझे अब मेरे को कोई रोक नहीं रहा कि मैं वो बिजनेस नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं भी आके वो बिजनेस करूंगा। तो मेरे और आपके बीच में अब क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा। दैट मीन्स अब आप ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, यानी कोई भी प्रोड्यूसर ऐसे राजा की तरह नहीं रहेगा कैपिटलिज्म में। सो एंड आई हैव टू बी वेरी एफिशिएंट, मतलब सबसे बेस्ट तरीके से काम करना होगा तो ही मेरा धंधा चलेगा, वरना नहीं चलेगा। क्योंकि आप भी सेम काम कर रहे हो, मैं भी सेम काम कर रहा हूँ। अगर मैं ढंग से नहीं करूंगा तो मेरा बंद हो जाएगा, आपका चलेगा, ऐसा ही है ना। इसलिए बोला है कि यू हैव टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। कंपटीशन होने का मतलब यू विल ब्रिंग आउट द बेस्ट एंड you will make the most efficient use of the resources that you have. This is the characteristic of capitalism. ऐसा होता ही है, अपने आसपास देख लो आप, कोई भी प्रोडक्ट को लेके देख लो, कैपिटलिज्म है। और ये जो फ्री, सब कुछ एकदम फ्री फ्लो चलता है, इसलिए आज सब कुछ इंसान को बेस्ट से बेस्ट मिलता है ना। अगर मान लो अगर ऐसा नहीं होता, तब तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो अपना पूरा गिरा देगा, क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। कोई बैंक अगर बैंकिंग सर्विस खराब कर दे, तो लोग के पास एकदम हाथों हाथ ऑप्शन है कि वो अपना बैंक से अकाउंट हटा के कोई बेटर बैंक में चले जाए, जिससे बैंक को नुकसान हो जाएगा। इस डर से हर बैंक अपना बेस्ट दे रहा है ना। आता है समझ ये चीज। ऐसा नहीं कि एसबीआई ही है और वो जो चाहे करेगा, ऐसा नहीं है। जिसकी वजह से अब एसबीआई खुद भी बेटर है, मतलब दे कांट जस्ट बी लाइक, ऐसे कि वो किंग की तरह नहीं रह सकता और कुछ भी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ competition and this capitalist framework that we have. Absence of government interference. There is not much of interference from the government. A purely capitalist economy is not centrally planned. कोई ज्यादा उसमें कंट्रोल है नहीं गवर्नमेंट का। In this system, all economic decisions and activities, they are guided by self-interest and price mechanism, which operates automatically without any direction control. मतलब किसी को कोई कुछ करने का जरूरत नहीं है, जितना डिमांड आ रहा है उसके हिसाब से प्राइस ऑलरेडी मतलब डिसाइड हो जाएगा, और प्राइस डिसाइड होने के बाद लोगों का चॉइस है किसको प्रोड्यूस करना है किसको नहीं करना है, वो अपने आप सब कुछ हो जाता है। ठीक है। ये सारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, इसमें कोई भी ऐसा बुलेट है, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज आस्क। लग रहा है कि क्लियर है। तो अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि हर इकोनॉमी को 4 प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड इज फॉर whom to produce, and the fourth one is what should be the provisions that we make for economic growth. तो इसमें देखते हैं कि हाउ डज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो कैसे चारों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। कोई नहीं है जो प्लानिंग कर रहा है, कोई ऐसा गवर्नमेंट नहीं बैठा है ऊपर जो सबको कंट्रोल करने वाला है। तो ऐसे सोचने में नहीं लगता है कि इट्स अ मिरेकल एज टू हाउ सच इकोनॉमी फंक्शंस, है ना। जादू की तरह लग रहा है, सब अपना अपना काम करेगा लेकिन इकोनॉमी मस्त सब बढ़िया से चलेगा, तो जादू की तरह नहीं लग रहा। तो इसमें क्या चीज वर्क करता है, ये इकोनॉमी वर्क करता है ऑन द impersonal forces of market demand and supply, or which we call the price mechanism, to solve its central problems. यानी इसको आई थिंक एडम स्मिथ ने ये नाम दिया था, मुझे याद नहीं है, आई थिंक यही था एडम स्मिथ। इन्होंने बोला था कि इनविजिबल हैंड होता है मार्केट के पास, जो कि इट्स नथिंग बट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विच कंट्रोल द, विच इंश्योर दैट सब कुछ सही ही चलेगा मार्केट में। मतलब अल्टीमेटली सब, ऑल द थिंग्स विल बी इन प्लेस वैसा। तो जितना कंफ्यूजिंग लगता है उतना है नहीं, मतलब क्योंकि हर चीज इंडिपेंडेंटली चल रहा है, फाइनली एवरीथिंग कम्स टू प्लेस। इस फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसको आप मार्केट मैकेनिज्म भी बोल सकते हो, इसको आप प्राइस मैकेनिज्म भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी तीनों सेम ही चीज है।
देखते हैं पहला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है. द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस इज अल्टीमेटली डिसाइडेड बाय कंज्यूमर्स हु शो देयर प्रेफरेंसेस स्पेंडिंग ऑन द गुड्स दे वांट. है ना. ये सॉल्व कैसे हो गया? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका दिमाग में क्या है कि उसको प्रॉफिट सबसे ज्यादा चाहिए. और मैंने अभी बोला कि इफ कंज्यूमर्स दे वांट मोर कार्स, अगर अचानक से मुझे ज्यादा कार्स की जरूरत है मार्केट में, अगर लोगों को ज्यादा गाड़ी चाहिए तो प्राइस क्या होगा उसका? बढ़ जाएगा. पहले तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगा, इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कार्स, एंड एज ए रिजल्ट उसका प्राइस बढ़ेगा. ज्यादा गाड़ी चाहिए तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा. अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा यानी मैं अगर गाड़ी का प्रोड्यूसर हूं तो मेरे लिए अब क्या हो गया, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि लोग ज्यादा प्राइस देने के लिए रेडी हैं, तो अब मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो गया टू प्रोड्यूस मोर कार्स. तो अराइज इन द प्राइस ऑफ कार्स एंड कॉस्ट रिमेनिंग द सेम विल लीड टू मोर प्रॉफिट्स. मेरा प्रॉफिट बढ़ने वाला है इसमें. दिस विल इंड्यूस मोर प्रोड्यूसर्स टू कम इनटू दिस मार्केट एंड प्रोड्यूस कार्स. तो अब प्रोड्यूसर लोग ज्यादा आएगा इधर, एंड उसमें कार्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जितना डिमांड है उसको मीट करने के लिए. ऑन द अदर हैंड इफ द कंज्यूमर्स डिमांड फॉर क्लॉथ इट डिक्रीजेस, देन उसका प्राइस कम हो जाएगा. मतलब ये समझ आया कैसे वर्क कर रहा है कि हाउ इज कंज्यूमर फाइनली डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. ये दोनों चीज कंज्यूमर ही डिसाइड कर रहा है. कंज्यूमर अपना एक डिमांड रखता है, उसके डिमांड के हिसाब से फिर सब कुछ डिसाइड हो जाता है. क्या ये पॉइंट क्लियर है फर्स्ट कि कैसे हाउ इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस? Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस. ये ये सीधा प्रोड्यूसर खुद अपने में सल्टा लेता है इस चीज को, क्योंकि वो देख लेता है कि व्हाट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड उसके हिसाब से वो चूज कर लेगा. रिलेटिव प्राइस मतलब लेबर और कैपिटल. ऐसा सोच लो कि लेबर और कैपिटल है या मशीन. कैपिटल बेसिकली इज योर मशीन. एक एग्जांपल की तरह सोचते हैं इसको. अगर लेबर है, ठीक है, ये दिन में मान लो कहाँ लिखूं मैं, यहीं पे लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना. लेबर दिन में पूरा दिन काम करेगा, तो मान लो 10 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, और इसको सैलरी कितना चाहिए? एक दिन का 1,000 रुपया. ठीक है. यानी 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, 1,000 रुपया सैलरी लेगा एक दिन का. यानी एक सामान पे मेरे को लेबर का कॉस्ट कितना आया? 100 रुपीज 1 यूनिट पे. ये मुझे पता चल सकता है एज अ प्रोड्यूसर, क्योंकि मुझे पता है कि वो इंसान कितना प्रोड्यूस करेगा, उसको कितना मुझे देना पड़ेगा. दैट मीन्स मुझे ये अंदाजा है कि मेरा कॉस्ट कितना लगेगा. फिर मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसकी जगह एक मशीन लगा दूं तो मशीन का कितना कॉस्ट पड़ रहा है वो भी मैं देख सकता हूँ. कि मशीन इट विल प्रोड्यूस लेट्स से 100 यूनिट्स इन अ डे. जहां ये 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, ये 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा. बट इसका खर्चा मेरे को बैठ रहा है, हर रोज का पेट्रोल का खर्च पड़ रहा है मेरे को 20,000. ऐसा कुछ 20,000 रुपया लग रहा है. तो यानी ये 1 यूनिट पे कितना रुपया हो गया मेरा? 200. कि भले ही 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है बट ये 20,000 का पेट्रोल इसके अंदर लग रहा है. तो यानी 200 रुपया लग गया एक पर्टिकुलर सामान बनाने का. अब मेरे को दिख रहा है कि कैपिटल इज ट्वाइस एज एक्सपेंसिव एज लेबर. दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय रिलेटिव प्राइस. रिलेटिव टू द लेबर इसका प्राइस कितना ज्यादा है. तो कैपिटल महंगा है मेरे लिए. तो मेरे को पता है कि हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर मिल गया, बिकॉज आई सॉ दैट कैपिटल इज एक्सपेंसिव फॉर मी. तो आई हैव डिसाइडेड टू प्रोड्यूस यूजिंग लेबर. थर्ड क्वेश्चन सॉल्व है ना, क्योंकि प्राइस पता है तो मुझे दिख रहा है क्लियरली कि क्या सस्ता है, उसको मैं यूज करूंगा. नेक्स्ट पॉइंट, डिसाइडिंग फॉर हुम टू प्रोड्यूस. किसके लिए प्रोड्यूस करे वो कैसे सॉल्व होगा? तो इसमें दिया हुआ है फॉर दोज हु हैव बाइंग कैपेसिटी. जिसके पास है पैसा खरीदने का उसके लिए प्रोड्यूस होगा. एंड वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके इनकम पे. फिर उसका इनकम किस पे डिपेंड करेगा? वो कितना काम कर रहा है, अमाउंट ऑफ द वर्क ही डज, एंड द प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स दैट ही ओन्स, एंड ऑल्सो ऑन हाउ मच प्रॉपर्टी ही ओन्स. देखो रिलेशन कैसे बन रहा है इसमें. ये तीन चीज बताया है यहाँ पे. हुम टू प्रोड्यूस का आंसर है ये, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तो इसका आंसर क्या बोला इन्होंने? जिसके पास कैपेसिटी होगा खरीदने का, कैपेसिटी टू बाय, उसको हम लोग दे देंगे. फिर क्या बोला? कैपेसिटी टू बाय किस पे डिपेंड करता है? उसके इनकम पे, है ना. फिर बोल रहे हैं कि उसका इनकम किस पे डिपेंड करता है?
कि वो कितना काम कर रहा है, हाउ मच डज ही वर्क, हाउ मच वर्क, कितना काम करता है वो, या फिर उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, या फिर उसके पास कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हो सकता है ये किसी मशीन का मालिक हो जो ये मशीन अपने किराए पे दे रहा है या कुछ भी। तो इन सारे से डिसाइड होगा कि वो किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये सारा कमाई जो होगा उसका मिला के उसके हिसाब से उसका कैपेसिटी होगा किसी चीज को खरीदने का। सो दैट मीन्स इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो गया कि फॉर हुम टू प्रोड्यूस का आंसर हो गया, जिसके पास जितना पैसा है उस हिसाब से वो खरीद लेगा। यानी किसी को मेरे को जाके देना नहीं है, जिसके पास जितना पैसा है, बजट है तो खरीद लो, नहीं है तो मत खरीदो, वैसा है। तो कैपिटलिज्म वैसे ही वर्क करता है। ठीक है, हायर द इनकम हायर विल बी द बाइंग कैपेसिटी, यहाँ लिख रखा है, एंड हायर विल बी द डिमांड फॉर गुड्स इन जनरल। एक इंसान के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा खरीदेगा। तो क्या अभी तक ये 3 क्वेश्चन कैसे आंसर हो रहे हैं ये क्लियर है? पहला 3 ऊपर वाला, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? नहीं सर। नहीं नहीं। और लास्ट में सेविंग्स और कंजम्पशन, ये कैसे डिसाइड होगा? ये सेविंग्स दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो इनकम, दूसरा इंटरेस्ट रेट। मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं ज्यादा सेव करूंगा, दैट मीन्स इनकम अगर मेरी ज्यादा है तो मेरी सेविंग्स ऑटोमेटिकली ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट रेट। बैंक अगर मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है तो मैं सोचूंगा कि अच्छा, अभी मैं कंज्यूम ना नहीं करता हूँ, फ्यूचर में मेरा वो पैसा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा। होता है ना ऐसा? ऐसा होता है बेसिकली। अभी अगर आप लोग हाँ नहीं भी बोल सकते हो, बट बाद में समझ में आ जाएगा। मान लो मार्केट में अगर रिटर्न ज्यादा है, स्टॉक मार्केट्स में या कहीं पे भी पता चल जाए आपको कि बहुत रिटर्न मिल रहा है, तो आपका सेविंग्स बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई अगर ऐसा कोई दोस्त मिल जाए आपको जो बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड काफी अच्छा रिटर्न देता है, तो आप मे बी ट्राई करोगे कि आप पॉकेट मनी से सेव करके फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीना। ये बिहेवियर देखा जा सकता है, विच मीन्स इंटरेस्ट रेट्स दे ड्राइव व्हाट इज योर सेविंग्स। तो सेविंग्स डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? व्हाट इज द रिटर्न ऑन कैपिटल। जो मैं पैसा लगाऊंगा उसमें से कितना रिटर्न मिलेगा मुझे। मतलब इन्वेस्टमेंट, व्हेन वी टॉक इन इकोनॉमिक्स, इट्स फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो जितना ज्यादा वो प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेगा, the higher the profit expectation, that is higher the return on capital, the greater will be the investment in a capitalist economy. सेविंग्स बढ़ेगा इनकम और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ने से। यानी द मोर, so return on capital is basically the profit expectation that I have. So the rate of interest on savings and the rate of return on capital, these are nothing but the prices of capital. यानी ये सारी चीजें हमें कैपिटल की प्राइस बता रही है। उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कितना कंज्यूम करना है, कितना सेव करना है और कितना इन्वेस्ट करना है ना? ये सब चीजें अगर मुझे पता है आज, अगर एज अ कंज्यूमर आई नो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट्स, तो उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर लूंगा मुझे कितना कंज्यूम करना है, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड, तो उसको पता है कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी है मार्केट में, क्योंकि डिमांड दिख रहा है उसे, तो उसके हिसाब से वो सोचेगा कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है ना? फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया था तो लोग अपना पैसा लगा रहे थे मास्क बनाने की फैक्ट्री में, क्योंकि उनको पता है कि उसमें रिटर्न मिलेगा। एकदम सिंपल सा एग्जांपल है ना ये, लेकिन सेंस बन रहा होगा, क्योंकि उन लोगों के पास सारी फ्रीडम थी, जो करना है करो, बिकॉज दे वर सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट कैपिटलिस्ट इन इंडिया ऑल्सो, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स वो सीधा गए, पैसा उनको पता है कि 1 लाख रुपए की अगर मैं मास्क खरीद लूं तो ये सेम मास्क को मैं बेचूंगा तो 3 लाख रुपए मिलेगा मुझे। तो दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन, सो उन लोगों ने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया बिजनेस में, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस थिंग कॉल्ड प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। यानी उनको भरोसा था कि उनका रिटर्न ऑन कैपिटल काफी बढ़िया आएगा, इसलिए लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ पूछना है पूछ लो, अगर नहीं समझ आया तो। अब कोई अगर आपको बोले कैपिटलिज्म क्या है तो आप समझा दोगे? कोई किसी को रोकता नहीं है बेसिकली, यस सर। जो करना है करो। दिमाग में एक ही चीज है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट ही हर चीज को ड्राइव करेगा।
सब कुछ अपने आप अपनी जगह पे आ जाता है अगर प्रॉफिट, सब लोग अपना प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं तो कोई किसी के साथ गलत करेगा ही नहीं। जस्ट एक कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैंने बोला वो वेस्ट डिस्पोजल एक एग्जांपल दिया था ना मैंने, कुछ कुछ चीजों में गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत कम ही होती है, आई थिंक है ही नहीं ऐसा प्योरली कैपिटलिस्ट। ठीक है, हल्का फुल्का गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए होता है चीजों में। स्ट्रीट लाइट वाला एग्जांपल दिया था मैंने एक, स्ट्रीट लाइट्स जो प्योरली पब्लिक गुड्स होती है, स्ट्रीट लाइट्स या वो रेगुलेशन ऑन वेस्ट डिस्पोजल, ये सब चीज, रेगुलेशन ऑन वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, व्हाट आर द मेरिट्स, क्या अच्छी चीजें हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म, किसी और की जरूरत नहीं है इसमें, दैट्स अ मेरिट, गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है, तो उसका सारा पैसा भी बच गया, क्योंकि गवर्नमेंट को काफी खर्च होता है चीजों में, तो वो पैसा पूरा बच गया। गवर्नमेंट को खर्च होता है तो क्लियरली दिख ही रहा होगा, वो गवर्नमेंट होता है इसीलिए लोगों से टैक्स लेता है वो, तो कैपिटलिज्म में अगर गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है तो टैक्सेस भी नहीं होंगे, तो बच गया पैसा, कॉस्ट बच गया ना इंसानों का, देयर कॉस्ट विच कैन बी सेव्ड, ये एक मेरिट है कैपिटलिज्म का। नेक्स्ट मेरिट इज देयर इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट मोटिव द एग्जिस्टेंस ऑफ, सॉरी ये अपने आप आता है पता नहीं क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव द रिजल्ट इन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क, मतलब लोगों के पास काफी इंसेंटिव है हार्डवर्क करने का, क्योंकि उनको पता है हार्डवर्क करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट मोटिव लोग ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, मतलब पूरा बुद्धि इस्तेमाल करते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, ग्रेटर एफिशिएंसी का मतलब पूरा बुद्धि इस्तेमाल करना। थर्ड पॉइंट, लेट मी टिक द पॉइंट्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। थर्ड इज द, अगर कैपिटलिस्ट है कोई इकोनॉमी तो उसका ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होगा, विच इज सही ना, क्योंकि हर इंसान प्रॉफिट मोटिव से सबसे बेस्ट तरीके से वर्क कर रहा है, किसी को बैठे बैठे कुछ नहीं मिल रहा, दैट मीन सब लोग काम कर रहे हैं मेहनत से, तो फिर इकोनॉमी तो बहुत जल्दी ग्रो करेगी ना। अग्री, सब लोग अगर पूरा मेहनत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, क्योंकि मेहनत के बिना किसी को कुछ मिल नहीं रहा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कोई दानदाता बैठा नहीं है गवर्नमेंट की पैसा दे देगा, अगर नहीं करोगे मेहनत तो भूखे मर जाओगे, वैसा सीन है ना, तो सब लोग काम करेंगे यानी सबसे जल्दी हम लोग ग्रो करेंगे, वैसा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्सेज आर यूज्ड इन एक्टिविटीज विच आर द मोस्ट प्रोडक्टिव, यानी रिसोर्सेज सबसे सही तरीके से ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं, so there is optimum allocation of the resources, जो बेस्ट यूज हो सकता था वही यूज हो रहा है। there is usually high degree of operative efficiency, फिर से efficiency की बात हो रही है, operationally they are very efficient, सारा काम मतलब काफी सही तरीके से होता है। cost of production is minimized, of course नाप तोल के ही लोग करेंगे सारी चीजें। फिर क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है तो देर इज इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट इकोनॉमिक डिसीजन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, यानी हर एक इंसान के पास पूरा, मतलब उनको पता है कि अगर सब कुछ ढंग से करेंगे तो प्रॉफिट काफी होगा, इसलिए लोग ढंग से ही करेंगे। फिर कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड बिकॉज देर आर लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड काफी उनकी क्वालिटी भी है और रीजनेबल प्राइस भी है ना। आज अगर आपको कोई भी सामान चाहिए, सोचो आप कितना ऑप्शन है आपके पास, और सारा गुड क्वालिटी सामान आप ढूंढ सकते हो मार्केट में और रीजनेबल प्राइस में भी, है कि नहीं, क्योंकि बहुत एक एक चीज के लिए बहुत सारे सेलर है और फिर बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज का सामान भी रखते हैं उन लोग, लेकिन प्राइस के हिसाब से आप सब चीज पता लगा सकते हो कौन सा क्या सही है, कौन सबसे बढ़िया दे रहा है। अब क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है टू चूज, यानी कोई भी जल्दी से बहुत ज्यादा पागल बनाने की कोशिश नहीं करेगा, है कि नहीं। फिर से वही फोन कवर वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था, अब सब लोग अगर फोन कवर बेसिकली कोई दुकान में आप गए और वो बोल रहे हैं कि 400 रुपए का है, तो क्योंकि आपको पता है कि नहीं, क्योंकि उस दुकानदार को भी पता है कि और दुकानें भी है जो कि वो सेम सामान 200 में दे देगा, तो वो कभी आपसे मुंह खोल के 400 मांगेगा ही नहीं,
क्योंकि उसको पता है 400 बोलते ही आप दूसरी दुकान से जाके 200 में खरीद लोगे। तो यानी ये एक पावर है, कंज्यूमर्स का ये बेनिफिट है इन कैपिटलिज्म। देयर इज फ्रीडम ऑफ चॉइस, hence you can have maximum satisfaction for the consumers। hence एक और इसमें बोला है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी काफी हाई होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में। अगेन एक और इंसेंटिव क्या है, दिस ऑफर्स इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसका एग्जांपल देता हूँ। इनोवेशन यानी देखो मार्केट में इनोवेशन होते रहना पड़ता है, नई नई चीजें इनोवेट होती रहेगी तभी प्रॉफिट और बढ़ता है। तो इस चीज का इंसेंटिव होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मान लो अगर ऐसा होता है मैं 20 लाख रुपए खर्च करके कोई एक नया तरीके का चीज बना रहा हूँ, ठीक है, 20 लाख कहाँ खर्च हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेरी पूरी कंपनी 20 लाख रुपए खर्च कर रही है। फाइनली जब वो रिसर्च हो गया, मतलब मैंने कुछ नया ढूंढ लिया, तो दूसरा कंपनी को भी अगर ये पता चल गया तो क्या होगा कि मेरा जो 20 लाख लगाया हुआ था वो तो बकवास हो गया। इसलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में जनरली ये भी होता है, पेटेंट्स, आप चीजें पेटेंट करा सकते हो, कॉपीराइट रख सकते हो आप चीजों के ऊपर। ताकि पेटेंट क्या होता है कि मान लो मैं अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूँ और मैं किसी एक पर्टिकुलर दवाई का खोज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई एक बीमारी है जिसके ऊपर दवाई के लिए सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कोई और भी कर रहा है। तो अब मैंने जो खर्च किया है उसके लिए ना मुझे पता है कि मुझे पेटेंट मिल सकता है उस टेक्नोलॉजी का, जो भी मैंने फॉर्मूला निकाला एक दवाई का उसका पेटेंट हो जाएगा। और वो पेटेंट का सिंपल मतलब ये है कि 10 साल तक वो दवाई उस फॉर्मुलेशन का सिर्फ मैं ही बनाऊंगा। यानी सारा प्रॉफिट किसके पास आएगा, मेरे पास, कोई और उसको प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। तो यानी आई हैव दिस इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर ऐसा नहीं होता, मान लो मुझे अगर पेटेंट नहीं दिया जाता, तो मैं कभी भी 20 लाख खर्च ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो निकाल लूंगा। जैसे ही मैं निकालूंगा कल कोई और आएगा, वो मेरे दवाई का पत्ते पे लिखा हुआ रहेगा कंपोजिशन, वो बना लेगा अपनी दवाई, मेरा प्रॉफिट खत्म। तो मेरा 20 लाख जो शुरू में खर्च हुआ तो बकवास हो गया। इसलिए कैपिटलिज्म में देर इज ऑलवेज इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, और इनोवेशन अगर किसी इकोनॉमी में होता रहता है अच्छी बात है ना, फिर वो जल्दी ग्रो करता है वो इकोनॉमी। टेक्नोलॉजिकली ऑल्सो देर इज इंसेंटिव टू ग्रो, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट होती रहती है। तो अपने अराउंड अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको दिखता रहेगा कि देर इज अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एवरीवेयर। फिर capitalism also preserves your fundamental rights such as right to freedom, etc. Okay, capitalism rewards men of initiative and enterprise and punishes the imprudent and inefficient। जिसको काम नहीं करना है या टाइम पास करना है उसके लिए सजा है कैपिटलिज्म में। इसीलिए आप देखोगे जिसको काम नहीं करना है वो काफी सफर कर रहा है। अगर गवर्नमेंट, ऐसा नहीं बोलूंगा हर इंसान जो सफर कर रहा है वो कामचोर ही है, ऐसा नहीं है, बट अगर आप नहीं काम करोगे, नहीं मेहनत करोगे, तो कैपिटलिज्म उस चीज के लिए पनिशमेंट दे देता है थ्रू द फोर्सेस ऑफ अगेन प्राइस मैकेनिज्म। क्योंकि इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ यू विल नॉट हैव इनकम, हेंस यू विल नॉट हैव दैट राइट ऑफ चूजिंग व्हाट टू कंज्यूम। ये सब चीज कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई खाने को नहीं देगा, वैसा है। और जो मेहनत करेगा, जो इनिशिएटिव लेगा, जिसके पास क्वालिटीज है, मेहनत कर रहा है, तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा, ऐसा। कैपिटलिज्म यूजुअली फंक्शंस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ये बस ये बता रहे कि पॉलिटिकली कैसा फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। कांट बी डेमोक्रेटिक का ऑपोजिट क्या होता है, वो ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी होता है ना एक, वो एक मतलब वो शायद डेमोक्रेटिक का ऑपोजिट हो गया कि सिंगल इंसान का रूल, डिक्टेटरशिप, हाँ वैसा नहीं हो सकता। क्योंकि डिक्टेटर अगर है तब तो बात ही खत्म हो गया, वो तो अपने हिसाब से सब कुछ देखेगा, वो फिर आपकी क्यों सुनेगा। तो मोस्टली अगर गवर्नमेंट टाइप का कुछ है भी तो वो डेमोक्रेटिक ही होगा, मतलब एवरीवन हैज इक्वल राइट्स, वैसा। द कैपिटलिस्ट दे कैन दिस सेटअप एनकरेजेस एंटरप्राइज, तो पीपल दे बिकम मोर विलिंग टू टेक रिस्क, क्योंकि उनको पता है रिस्क लेने से फायदा भी होगा बाद में। तो देयर इज दिस विलिंगनेस टू टेक रिस्क। दीज आर द मेरिट्स, बट नॉट एवरीथिंग इज वेरी ब्राइट एंड गुड, देयर आर डीमेरिट्स एज वेल। सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि अगर इतना
कैपिटलिस्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ जाते हैं, देन देयर विल ऑलवेज बी दिस प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो लोग हमेशा, इसलिए मैंने वो पॉइंट बोला कि जरूरी नहीं कि जो लोग सफर कर रहे हैं वो सारे ही बेकार है। अब मान लो कोई बाय बर्थ ही थोड़ा डिफरेंटली एबल्ड है, लेट्स से बाय बर्थ किसी का दो हाथ काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए ऐसे ही ऑप्शंस कम हो गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। तो उसमें उसकी मेहनत की कहीं बात ही नहीं आई, वो बायोलॉजिकली ही शुरू से डिफरेंटली एबल्ड अगर है, तो फिर कैपिटलिज्म तो वैसे इंसान को जीने ही नहीं देगा उसका, तो क्योंकि उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना इनकम है ना कुछ, मतलब अगर मोस्ट लाइकली बहुत कम इनकम होगा होगा तो भी, तो देर इज ऑलवेज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ वेरी वास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, सोशल इनजस्टिस अंडर कैपिटलिज्म। ये इनइक्वालिटी होने की वजह से सोसाइटी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। एक होता है दोज हु हैव, विच वी कॉल द हैव्स, एंड द अदर वन हैव नॉट्स, जिनके पास है या जिनके पास नहीं है। हेंस देर इज, ये सारे दे जस्ट sow the seeds for social unrest and class conflict। इसलिए ये सब दंगा फसाद ये सब क्यों होता है, चोरी चकारी, कैपिटलिज्म में काफी ज्यादा होता है ना ये सब। बंदूक दिखा के किसी से पैसा ले लेना, ये सब कहाँ होगा, कैपिटलिज्म में ही होगा। यूएस में तो भर्ती पड़ा है ये सब चीज। यूएस में क्राइम रेट कितना ज्यादा है, कभी अगर देखोगे तो पता चलेगा। वहां रात होने के बाद तो बहुत सारी सिटीज में तो दुकानें बंद हो जाती है, क्योंकि बिकॉज इट्स कैपिटलिस्ट। मतलब आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, पैसा जॉब नहीं है लेट्स से आपके पास, तो फिर क्या करोगे, बंदूक लेके घूमोगे। वैसा मतलब है, अगर ऐसा हो, मैं ये नहीं बोल रहा आप मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा होता है। अंडर कैपिटलिज्म देयर इज प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स से ऊपर हमारा प्रॉपर्टी राइट्स आता है, ये एक दिक्कत है। इंसानियत ये सब भूल जाओ, ह्यूमन राइट्स क्या है, अगर मेरा है कोई सामान तो मेरा ही है, वैसा मतलब प्रॉपर्टी राइट्स दे कम ओवर ह्यूमन राइट्स, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है उसको अच्छे स्कूल में जाने को नहीं मिल सकता, दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। अगर सोशलिज्म होता तो सबको ही बराबर ही होते, वो आगे पढ़ेंगे सोशलिज्म क्या होता है। बट इसलिए प्रॉपर्टी राइट्स की बात आ जाती है कि स्कूल जो है वो बोलेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसमें आप आके नहीं पढ़ सकते अनलेस यू गिव मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। दैट मीन्स अगर एक ह्यूमन राइट की तरह सोचो आप, एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट, इफ यू थिंक ऑफ इट इन दैट वे, तो ह्यूमन राइट इज नॉट बिफोर प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स जो है। तो यानी अगर स्कूल का मालिक बोल रहा है कि नहीं आप पैसा नहीं दिए नहीं पढ़ सकते, तो नहीं पढ़ सकते, सीधा खत्म बात वहीं पे। एग्जाम्पल था ये, ठीक है। फिर देर इज ऑल there always be there will always be this unfairness in the society because of capitalism। The aim is profit not the welfare, this is also a demerit। हर बार आप प्रॉफिट देख के नहीं सोच सकते, इतना ज्यादा प्रॉफिट माइंडेड होगे तो कहीं ना कहीं आप वेलफेयर के बारे में नहीं सोचोगे। मतलब वो नहीं है, मतलब आदमी आदमी को ही मार रहा है वैसा टाइप का सीन हो जाएगा। हो सकता है, होता है बहुत जगह पे ऐसा। तो देखोगे आप कंपटीटर लोग के बीच में जनरली अच्छा रिलेशन होता ही नहीं है। तो चीजें मतलब वेलफेयर पर्सपेक्टिव से हट के बहुत ज्यादा प्रॉफिट माइंडेड हो जाता है चीजें, ठीक है। ड्यू टू दिस इनकम इनइक्वालिटी द पैटर्न ऑफ डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। एक्चुअल में क्या चाहिए वो डिमांड में निकल के आ ही नहीं रहे, समझ रहे मतलब। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर कौन दे रहा है, कंज्यूमर दे रहा है। लेकिन इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ कि क्या मतलब है इससे, कि द पैटर्न ऑफ डिमांड जो डिमांड हो रहा है इट डज नॉट रिप्रेजेंट द रियल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इसका क्या मतलब है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ये कहाँ से आ रहा था कि कंज्यूमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं। बट अल्टीमेटली अगर सोसाइटी के पास ऐसा एक हैव नॉट्स का ग्रुप है जिनके पास पैसे है ही नहीं, तो वो कभी डिमांड कर ही नहीं पाएंगे ना, उनका डिमांड तो कभी उभर के आएगा ही नहीं। और जब तक उनका डिमांड ऊपर नहीं आएगा तो वो प्रोड्यूस भी नहीं होगा, यानी उस सोसाइटी के लिए कितना दिक्कत का बात नहीं हो गया। अब मान लो
अगर कुछ हैव नॉट्स वाले ग्रुप है, उनको एक पर्टिकुलर तरीके का राइस खाना है, ठीक है, जो थोड़ा सा चीप हो, ऐसा कैटेगरी ऑफ राइस होता है जो थोड़ा चीप होता है, वो लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो हैव नॉट्स होते हैं जनरली। लेकिन उनके पास उतना बेयर मिनिमम पैसा भी नहीं है, तो यानी वो उस चीज का डिमांड नहीं कर पाएंगे। डिमांड नहीं कर पाएंगे यानी वो प्रोड्यूस भी नहीं होगा। तो यानी सोचो, इतना इनकम इनक्वालिटी है कि वो जो डिमांड हम लोग देख रहे हैं, जो डिमांड आ रहा है कंज्यूमर्स की तरफ से, वो एक्चुअल में पूरा रियल डिमांड दिखाई नहीं रहा है। क्योंकि सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है, और वो लोग, उनका जो डिमांड है एकदम बेसिक स्टेपल फूड राइस, वो भी ऊपर तक नहीं आ पा रहा है। दैट इज दिस प्रॉब्लम। फिर देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। कैपिटलिज्म में एक्सप्लॉयटेशन मतलब बहुत ज्यादा काम कराएंगे ये वो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका क्या है, आपको पता है कि फोकट में कोई कुछ नहीं दे रहा। तो यानी प्रोड्यूसर के माइंड में क्या है कि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, काम तो करेगा ही, इसको खूब ज्यादा काम कराओ पैसा। दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। ये भी एक प्रॉब्लम है, डीमेरिट ऑफ capitalism. Then excessive competition and profit motive, they work against consumer welfare. इसमें क्या बोला, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज अ मिथ एंड एज कंज्यूमर्स often become victims of exploitation. बहुत ज्यादा प्रॉफिट मोटिव और एक्सेसिव कंपटीशन होगा, बहुत ज्यादा ही, तब फिर लास्ट में कंज्यूमर्स का ही लॉस है ऐसा। क्योंकि प्रॉफिट मोटिव अगर, जैसे पहले बोला था इन्होंने कि प्रॉफिट मोटिव की वजह से कंज्यूमर राजा की तरह रह रहा है, उसके बाद बहुत चॉइसेस होता है, सही प्राइस में उसको सब कुछ मिलता है। लेकिन कभी कभी अगर बहुत एक्सट्रीम पे चला गया, तब कंज्यूमर खुद ही एक्सप्लॉइट हो जाएगा उस केस में। इसका एग्जाम्पल अभी सोच नहीं पा रहा हूँ, बट ये एक पॉइंट है जो इन्हों बोल रहे हैं। कब ऐसा होगा सोचना पड़ेगा। एक्सेसिव कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव वेलफेयर के अगेंस्ट काम करता है ये। अभी ऐसे राइट अवे कुछ आ नहीं रहा दिमाग में, आगे बढ़ते हैं अभी के लिए। देयर इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, बिकॉज अभी जो मैंने ये एग्जांपल दिया था वो यहाँ पे काम आएगा, ये जो राइस वाला एग्जांपल था ना, because the resources will move into the production of luxury goods, and the less wage goods will be produced on less of wage goods will be produced on account of their lower profitability. Because wage goods आप ये समझ लो कि राइस, जो सस्ता वाला राइस है, that is kind of a wage good, जो नॉर्मल लोग खरीदते हैं, वैसा सामान कम प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। महंगी महंगी गाड़ी, महंगी महंगी एयर कंडीशनर, ये वो महंगी बाइक्स, सब कुछ प्रोड्यूस होगा बिकॉज उसका डिमांड ज्यादा हो रहा है लोग। तो यही होता है ना कि कुछ कम लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, और बहुत सारा ऐसा लोग होता है जिनके पास पैसा होता ही नहीं है। ये अगेन इट्स कॉल्ड द मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिर लेस ऑफ मेरिट गुड्स यानी एजुकेशन एंड हेल्थ, ये कम प्रोड्यूस होगा। रादर जो बकवास है लेकिन अगर उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। गुड्स एंड सर्विसेज विच आर पॉजिटिवली हार्मफुल टू द सोसाइटी विल बी प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स। सिगरेट्स इसमें प्रॉफिट ज्यादा है तो भैया वो प्रोड्यूस करो, होता ही है ऐसा। ड्यू टू अनप्लान्ड प्रोडक्शन, ये सारी दिक्कतें होती है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। फिर अल्टीमेटली ह्यूमन मिजरी होती है इन सब चीजों की वजह से। ये भी कैपिटलिज्म का ही चीज है। बहुत ज्यादा वेस्ट होता है प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स, इन सब में जो खर्च होता है सेल्स प्रमोट करने के लिए, वो कहीं नहीं जा रहा वो पैसा। मतलब इट्स नॉट लीडिंग टू एनी गुड ऑफ एनीबडी, बेकार का ही है वो। इससे अच्छा तो किसी को और को पैसा दिया जाता जो यूज करता वो। नेक्स्ट इज देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, जो कि होता ही है, आसपास देख लो आप, मोनोपोली है काफी सारा चीज में, बहुत सारी कंपनीज का। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। और फिर एक बार उसको मोनोपोली मिल गया तब तो वो सबको हालत खराब कर देगा। सारा फेयर एंड, मतलब ऐसा कुछ कुछ मेथड्स यूज करेगा ताकि कोई और उस मार्केट में आ ही नहीं पाए।
अनएथिकल कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, मतलब नेचर के बारे में कुछ नहीं सोचना, एनवायरमेंट को पूरा डिग्रेड करके, मतलब जैसे प्लास्टिक्स यूज करते हैं तो एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये सारी डीमेरिट्स है, यानी डीमेरिट्स काफी है, इतना तो समझ आ गया होगा आपको ओवरऑल। कोई ऐसा पॉइंट जिसपे आप चाहोगे कि और हम कुछ बोले, मतलब ऐसे एग्जाम्पल वाइज कुछ कुछ में मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा, मोस्टली जहां जहां याद आ रहा है तो मैंने बोल ही दिया है, आगे आ जाएगा। ऐसे कुछ है जो और एक्सप्लेन करूं इसमें, पूछ लो। कोई भी ऐसा बुलेट पॉइंट है तो बताओ, रिपीट कर दूंगा मैं। और नहीं से समझ आ गया। ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट एंड देन यू हैव मिक्स्ड, दिस कैन बी नेक्स्ट क्लास का पार्ट। ये रफली 1 2 3 4, तो रफली 4 पेजेस और है, तो वुड नॉट बी टेकिंग द एंटायर क्लास, तो ये करके फिर अगले चैप्टर में चलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए तो बस इतना ही है, क्योंकि इसको अब मैं और थोड़ा, आज आप कैपिटलिज्म को एक बार रीड कर लेना अगर हो सके तो, फिर फ्राइडे को मैं जब पढ़ाऊंगा तो सोशलिज्म यानी ये दूसरा तरीका है, और फिर जो मैंने शुरू में बोला था एक और तरीका है मिक्स्ड, जो कि सबसे बेस्ट है, कि दोनों में अपने अपने डीमेरिट्स है। तो सोशलिज्म क्या बोलते हैं, अभी रफ आइडिया दे देता हूँ, कि कोई किसी चीज का मालिक नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट जैसे बोलेगा वैसे लोगों को काम करना होगा, और गवर्नमेंट मतलब काम करके सब कुछ लाके उसके पास, गवर्नमेंट के पास आएगा और वो सबको इक्वली बांट के दे देगा, खत्म। यही तरीका है सोशलिज्म का। तो ये कितना इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि अब मुझे आप बोल तो रहे हो काम करने को, बट अगर मुझे एट द एंड पता है कि मुझे ज्यादा कुछ मिलने नहीं वाला, सबको बराबर सा मिल रहा है, तो खत्म, सब ऐसे बैठे रहेंगे, काम पे गए तो है लेकिन काम करेंगे ही नहीं, वैसा ऐसा ही होगा ना। तो सोशलिज्म का ये सबसे बड़ा दिक्कत है, अपना अपना दिक्कत है दोनों का। भले लोग वहां पे, एक फायदा क्या है सोशलिज्म में कि इनइक्वालिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो भूखा सो रहा है रात को, ऐसा नहीं रहेगा, दैट इज अ बेनिफिट। एकदम लेमैन टर्म्स में समझाया हूँ कि सोशलिज्म क्या है, सबको सब कुछ मिलेगा, बट किसी को भी ज्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा। सबको काम क्या करना है वो भी कोई सेंट्रल प्लानिंग कमेटी या जो भी है, गवर्नमेंट सोच लो आप, वो बताएगा, मोदी जी बताएंगे कि किसको क्या काम करना है, ऐसा। और कहाँ पे जाके कौन क्या काम करेगा, उस तरीके से सबको पैसा सेम ही मिलेगा, क्योंकि पैसा एट द एंड क्या है कि गुड्स गुड्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसको क्या मिलेगा, ये सब कोई चीज पे आपका कोई राइट नहीं है, मतलब जो दिया जाएगा बस उसमें खुश रहिए, वैसा। तो सर बेर, चाइना। चाइना सॉर्ट ऑफ, फुल्ली तो नहीं बट हाँ मोस्टली चाइना भी है। सर मिक्स्ड इकोनॉमी तो इंडिया है। क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी तो इंडिया है सर, लाइक इंडिया। इसका एग्जाम्पल, तो देर इज नो प्योरली सोशलिस्ट, बट हाँ काफी सोशलिस्ट माइंडसेट के साथ ये सारी कंट्रीज है, वियतनाम, चाइना, क्यूबा एंड सर नॉर्थ कोरिया। हाँ ठीक है, बाकी फ्राइडे कंटिन्यू करते हैं, चलेगा ना? यस सर। चलो, हाँ भैया। थैंक यू, गुड नाइट।